नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। संवत 2081 का आज है आखिरी दिन। आपको बताएं कि इस अक्टूबर सीरीज में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयर बाजार से पैसे निकाले। लेकिन भारतीय शेयर बाजारों ने अपनी जो रुचि है वो लगातार शेयर बाजार में अपना विश्वास लगातार बनाए रखा है और बाजारों में जो तेजी का रुख है वो लगातार जारी है। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नज़र। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलर्स के कमीशन में किया बढ़ोतरी। बढ़ा कमीशन आज से हुआ लागू। कई राज्यों के दूर दराज इलाकों में घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोलियम मंत्री ने किया फैसले का स्वागत। रेलवे के क्षेत्र में एक दूसरे को मदद प्रदान करने के लिए तकनीकी ज्ञान को साझा करने के लिए भारतीय रेल और स्विस रेल के बीच हुआ समझौता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। एप्पल ने भारत से $6 अरब का आईफोन किया निर्यात। इस साल सितंबर तक भारत से निर्यात में 1/3 की वृद्धि दर्ज। साल के आखिर तक एप्पल आईफोन निर्यात $10 अरब को पार करने की उम्मीद। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ बड़ी खबरें हैं हमारी आज की टॉप लाइन्स, जिस पर हमारी निगाह रहेंगी और किस तरह से बाजारों की शुरुआत हुई आपको बताएंगे। अब से थोड़ी देर पहले कैसे ओपनिंग हुई है आपको दिखाते हैं। गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिलने शुरू हुए थे उसके मुताबिक आज बाजारों में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। आपको बताते हैं गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत किस तरह से हुई। गिफ्ट निफ्टी 66 अंक नीचे अभी 24,384 के स्तर पर खुलता हुआ दिखाई दिया और इसका असर आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर ही दिखाई दे रहा है। अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 156 अंक नीचे 80,212 के स्तर पर खुला और निफ्टी में भी आज गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। निफ्टी 50 की ओपनिंग देख लेते हैं। आज के शुरुआती कारोबार में 86 अंक नीचे 24,380 का स्तर निफ्टी 50 का आज दिखाई दिया। इस वक्त सेंसेक्स 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 70 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिखाई दे रही है। मारुति सुजुकी के स्टॉक्स में 2% की बढ़ोतरी है। इंडसइंड बैंक 1% बढ़ा है। बीईएल, टाटा मोटर्स और टीसीएस में भी आज शुरुआती कारोबार में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिख रही। और आज के टॉप लूजर्स की बात करें तो सिप्ला 4% तक गिरा है। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, श्रीराम फाइनेंस और टाइटन में भी आज शुरुआती कारोबार में करीब 1.25% से लेकर के 2.5% तक की गिरावट दिखाई दे रही है। और मार्केट इंटेलिजेंस फर्म वन लैटिस की जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गेमिंग मार्केट का आकार वित्त वर्ष 2029 तक बढ़ करके $9.8 अरब तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-24 में $3.7 अरब था। इसके 20% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक मिड कोर और हार्ड कोर गेमिंग सेगमेंट में बढ़त देखने को मिल सकती है। इससे अगले 5 वर्षों में 47% के CAGR के साथ इस सेक्टर में बढ़त की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2029 में इसका मार्केट शेयर 42% रह सकता है। वन लैटिस के मुताबिक भारत में वैश्विक गेमिंग परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इससे वृद्धि के काफ़ी अच्छे मौके मिल रहे हैं। सेक्टर में बदल रही परिस्थितियों के वजह से आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और इंटरनेट के कवरेज में इजाफा होना गेमिंग सेक्टर में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह है। सरकारी पहल जैसे कि मुंबई में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्देश्य इस सेक्टर में इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि इंस्टीट्यूशनल पहल जैसे ABGC टास्क फोर्स और इम्पोर्ट्स को आधिकारिक स्पोर्ट्स कैटेगरी के तहत मान्यता देना सरकार की गेमिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और मेक इन इंडिया पहल की वजह से भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्लोबल पहचान बनाते हुए अब चीन से भी आगे निकलती जा रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश चाइना +1 की पॉलिसी अपना रहे हैं और चीन पर निर्भरता कम करते हुए भारत में अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर रहे हैं। दुनिया के दिग्गज कंपनी एप्पल इस दिशा में सबसे आगे है। भारत से एप्पल आईफोन का निर्यात सितंबर तक 6 महीनों में 1/3 बढ़ गया है, जो देश में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करने और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के प्रयास को स्पष्ट तौर पर दिखाता है।
न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत से करीब 6 अरब डॉलर के आईफोन का निर्यात किया है, जो एक साल पहले की तुलना में अगर मूल्य की बात करें तो 1/3 की वृद्धि है। 30% से ज़्यादा की वृद्धि है। इतना ही नहीं, चालू वित्त वर्ष में निर्यात का यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2024 के करीब 10 बिलियन डॉलर को पार कर सकता है। एप्पल भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहा है। कंपनी लोकल सब्सिडरीज, स्किल्ड वर्कफोर्स और भारत की टेक्नोलॉजी क्षमताओं में प्रगति का पूरा फायदा उठा रही है। अमेरिकी कंपनी अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करती जा रही है। भारत में एप्पल के 3 सप्लायर्स में ताइवान के फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, पेंटाग्राम कॉर्प और टाटा इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं, जो कि दक्षिण भारत में आईफोन असेंबल करते हैं। चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित फॉक्सकॉन की लोकल यूनिट भारत में टॉप सप्लायर है। भारत से आईफोन निर्यात को लेकर के फॉक्सकॉन की लोकल यूनिट का करीब 50% योगदान है। भारत और स्विट्जरलैंड ने रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्विस रेल के प्रमुख अल्बर्ट रोएस्ट द्वारा किया गया है। इस मौके पर अल्बर्ट रोएस्टी ने दोनों देशों के बीच रेलवे के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड की उन्नत रेलवे तकनीक भारतीय रेलवे के विकास में सहायक सिद्ध होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य पूरे देश में सुरक्षित और तीव्र गति का रेल परिचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ेगा, जिससे रेलवे ट्रैक का रखरखाव, प्रबंधन और निर्माण में सहयोग मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। The Transport Ministry in Switzerland are signing this memorandum of understanding. Indeed, it's a matter of great pleasure for us because we can learn a lot from the good practices that the Swiss Railways follows. There are many interesting technologies, especially some of the conventional technologies like the way the tracks are maintained, the way the tracks are managed and built, especially around the turnouts and all. So many of these technologies will really help Indian Railways in achieving better safety record and in achieving better maintenance practices. और बुलेटिन में बात करते हैं आज के फोकस की। दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन फंड्स अब तेजी से बढ़ते बाजार यानी भारत पर अपना दांव लगा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आंकड़ों से पता चला है कि भारत में सॉवरेन वेल्थ फंड के स्वामित्व वाली कुल प्रतिभूतियां अप्रैल 2024 को समाप्त एक साल में लगभग 60% बढ़कर के 4.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में सॉवरेन वेल्थ फंड के पास कुल 3 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति थी। आंकड़े बताते हैं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के पास जो पूरी कुल संपत्ति थी 2023-24 के दौरान लगभग 40% बढ़ी और ये बढ़कर के 70 लाख करोड़ पर पहुंच गई। भारत में सिंगापुर, नॉर्वे, कतर और अबू धाबी की सॉवरेन वेल्थ फंड्स निवेश की शुरुआत कर चुके हैं। इनमें से कुछ ने सीधे भारत की कंपनियों में निवेश किया है तो कुछ ने भारत के बुनियादी ढांचे की कहानी पर अपना दांव लगाया है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर की टेमेसेक, नॉर्वे का पेंशन फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भारत में मौजूद है। दुनिया के 40 देशों के पास अपना खुद का सॉवरेन वेल्थ फंड है और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अपना सॉवरेन फंड के निर्माण पर भी चर्चा चल रही है। RBI और SEBI के साथ मिलकर के गुजरात के गिफ्ट सिटी से देश के पहले सॉवरेन वेल्थ फंड की शुरुआत हो सकती है और इसका क्या फ़ायदा होगा, कैसे ये फंड विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज श्याम सुंदर हैं जो कि सिंगापुर में टेमेसेक के पूर्व प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी जो कि अर्थशास्त्री और महानिदेशक हैं RIS फॉर डेवलपिंग नेशन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। सचिन सर, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। अभी हमने देखा बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की यात्रा की और जो भारत पर फोकस है बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है और ये भारत पर लोग अभी क्यों दांव लगाना चाहते हैं? शुरुआत यहीं से करते हैं सर। देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहली, जो गुड गवर्नेंस का भारत का फोकस रहा 2014 से लगातार हम सुशासन की बात करते रहे, तो सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये दो प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, जिनके चलते राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि लगातार इन्वेस्टमेंट और बिजनेस दोनों को एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालीन योजनाओं के तहत सामने रखा गया।
बजट के माध्यम से, हमारी नीतियों के माध्यम से हमने एक ऐसा व्यापारिक एटमॉस्फेयर, एक ऐसा इकोनॉमी का एक मैं कहता हूँ स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश करी, जिसमें लगातार इस बात का प्रयास हुआ है कि सरकार की तरफ से हम उन नीतियों को सामने लेके आए जहां इन्वेस्टर्स को एक एश्योरेंस रहे सरकार की तरफ से। तो इसमें दोनों तीनों बातें हमारे सामने रही। सबसे पहला जो मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनको हमने सही ढंग से लोगों के सामने रखा, उसका एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी का स्टेज सामने रखी, और दूसरा महत्वपूर्ण बात है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने इम्प्रूव किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, इन सबका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है नीतियों के संबंध में, पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स को लेकर के इसकी कोशिश हुई। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सरकार ने खुद अपनी भी कोशिश करी। तो अगर आप देखेंगे कि सरकार के पास में करीब करीब 48 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिसमें सरकार की 51% से ज्यादा भागीदारी है, तो उनको भी मिलाने का प्रयास हुआ। और ये अगर हम देखें तो लगातार इस बात का सरकार की तरफ से कोशिश रही हुई कि छोटे बैंकों को मिला के बड़े बैंक बनाए जाएं, जिन कंपनीज में सरकार की हिस्सेदारी है उनको मिला के बड़ा बनाया जाए। तो एक 48 ऐसे हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जहां पे कि सरकार की भागीदारी 51% से ज्यादा है। तो जब हम इनको कंसोलिडेट करते हैं तो एक बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड हम खुद बनाने की स्थिति में आते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि दूसरों का भी विश्वास आता है जब वो देखते हैं कि सरकार गंभीरता से आगे बढ़ रही है, देश गंभीरता से आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक गुड गवर्नेंस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म विजन है, 2047 का विजन सबके सामने है। तो इन्वेस्टिंग फंड्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारी लंबे समय की है। और ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि बाकी विश्व एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है, भारत में ही स्टेबिलिटी भी है और प्रेडिक्टेबिलिटी भी है। आर श्याम सुंदर जी, जो कि संस्थापक है पेनालिटिका प्राइवेट लिमिटेड से सिंगापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर। क्या ये सही वक्त है भारत में अपना खुद का भारत फंड लॉन्च करने का? मैं आपका आर्टिकल देख रहा था, आपने इस बात की वकालत की है कि भारत को अब ये शुरुआत कर देनी चाहिए। बिल्कुल सर, समय बिल्कुल आ गया है। आप अगर पीछे हट के पूरे सर्कमस्टेंसेस को एक तरह से हम देखेंगे तो भारत तो सुपर पावर की स्टेटस की एक्नॉलेजमेंट हो गई है पूरे संसार में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम सुपर पावर हो गए हैं। सुपर पावर होने के नाते हमको तो एक सॉवरेन वेल्थ फंड तो हमारे पास होना ही चाहिए। हमारे पास कोई फिजिकल सरप्लस तो नहीं है जैसे सिंगापुर जैसे देश है, या कोई विशेष संपत्ति जैसे पेट्रोलियम रिजर्व्स बाकी देशों में है, परंतु भारत में बहुत सारे हिडन रिजर्व्स हैं जो प्रोफेसर साहब सचिन जी जिक्र कर रहे थे उनके बारे में। हमारा जो संपत्ति है ये हमारे पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, और अभी ये सब थोड़े से बिखरे हुए हैं इन द सेंस कि हर एक पीएससी और हर एक पीएसयू अलग अलग मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं। अगर इन सबको हम जोड़ के एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म या एक सेंट्रलाइज्ड फंड में हम साथ ले आए तो इनका जो ताकत है, इनका जो मूल्य है और ये जो संपत्ति है ये सबको दिखेगा। और अगर हम इनको एक्टिवली मैनेज करेंगे बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट, तो ये पूंजी बहुत बढ़ सकती है और हमारी ये जो वेल्थ है आगे वाले जनरेशंस के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम और वेल्थ बन सकती है। तो टाइमिंग बिल्कुल सही है जी। टाइमिंग आपका ना बिल्कुल सही, लेकिन सचिन सर इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी इंडियन मॉडल क्या होगा? सॉवरेन वेल्थ फंड अगर हम बनाते भी हैं तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? कैसे इसकी शुरुआत हो सकती है? अगर आप इंडियन स्टोरी समझाना चाहें, क्योंकि जिस तरह से श्याम सुंदर जी ने कहा कि हमारे पास ऑयल रिजर्व तो नहीं है बाकी देशों की तरह, या फिर हम सरप्लस फाइनेंस नहीं है सिंगापुर की तरह, तो हमारा इंडियन मॉडल क्या हो सकता है सर? अजय जी देखिए, दोनों दिशाओं में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक, जिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कॉरिडोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आपको याद होगा जब G20 का समिट हुआ तो भारत सरकार ने IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा करी। इसी तरह प्रधानमंत्री ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की घोषणा करी।
तो अफ्रीका के देश जो हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं और उनका यूरोप के साथ जुड़ना, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी आवश्यकताएं चाहे एनर्जी में हो, चाहे स्किल्स में हो, फाइनेंस में हो, एक मेजर प्रयास करती हैं। दूसरा, साउथ एशिया में हम एनर्जी ग्रिड की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट। तो पहला, नीतियों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को खोलना, चाहे वो एनर्जी ग्रिड हो, चाहे आईमैक कॉरिडोर हो, चाहे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हो, ये तमाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इन्वेस्टमेंट की तमाम विंडोज को खोलना, ये पहली बात है। दूसरी बात, जैसा बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये सिर्फ राज्य और केंद्र की बात नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे एंटिटीज हैं, और 15th फाइनेंस कमीशन ने उसका रास्ता भी खोल दिया, वहां भी हमको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाना है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा स्पेक्ट्रम खोला जा सकता है और खुल चुका है। तो ये आप अगर देखें कि चाहे रोड का नेटवर्क हो, चाहे मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हो, चाहे इनलैंड शिपिंग वाटरवेज हैं, शिप बिल्डिंग है, ये तमाम एक्टिविटीज अजय जी हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए सरकारी नीतियों में जो परिवर्तन चाहिए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए, वो पिछले कई वर्षों से लगातार किए जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सॉवरेन फंड का, जैसे आपने शुरू में कहा कि विश्वास बढ़ा है, तो विश्वास का कारण क्या है? विश्वास का कारण यही जो नीतियां आगे लाई गई हैं, जो प्रयास किए गए हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, लगातार इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। और यही एक बड़ा कारण है जिसको मैंने शुरू में कहा कि ये गुड गवर्नेंस के कारण हुआ है। गुड गवर्नेंस टू इन्विसेज द फ्यूचर पॉलिसी फोकस दैट वी रिक्वायर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर एनर्जी डेवलपमेंट। आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो पीएसयूज़ में किस तरह के रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं और कैसे हम अपने जो सिक पीएसयूज़ हैं उनको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं आर श्याम सुंदर जी, जो कि संस्थापक हैं पैनालिटिका प्राइवेट लिमिटेड के, सिंगापुर से जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, जो कि DGRIS और प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। श्याम सुंदर जी, आपने कहा कि जो भारत का सॉवरेन फंड होगा वो PSU लेड होगा, या PSU कंपनीज में भारत की हिस्सेदारी है सरकार के, खासतौर पर उससे चैनलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन सर, बहुत सारी ऐसी PSU कंपनीज हैं जो अभी भी सिक हैं। स्टेट PSUs में खासतौर पर बात करें तो वहाँ पर कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, कैसे उनको बेहतर बना सकते हैं जिससे उनकी रियल वैल्यू को अनलॉक किया जा सके? सर, आज के दिन में काफ़ी PSU बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और उनकी मार्केट वैल्यूएशन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के से भी अच्छे ही हैं। ये PSUs पिछले कुछ सालों में उनका रिफॉर्म हो चुका है, उनका जो बोर्ड कॉम्पोजिशन प्रोफेशनल हो चुका है और उनको बहुत सारा इंडिपेंडेंस मिल रहा है ऑपरेशंस में। ये जो माहौल है इसको अब अगले लेवल पे ले जाना है। तो जो कंपनियां अच्छी कर रही हैं उनको और अच्छी करने का एक माहौल देना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में पे फॉर परफॉर्मेंस होता है, अलाइनमेंट ऑफ इंसेंटिव्स होता है, फ्रीडम टू हायर एंड फायर, लोगों को टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये पूरा फ्रीडम और मिलना चाहिए PSUs को। ये तो हुआ ये PSU जो अच्छी कर रही हैं और जिनमें एक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हो सकता है। बाकी काफी सारे PSU हैं जिनको सालाना बजटरी सपोर्ट मिलता है। इनके बारे में जरा गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि ये अपने आप में इन PSUs को टर्न अराउंड कर सकते हैं
या कोई और मॉडल लाना चाहिए। मेरे मन में ये ऐसा है कि जो कंपनियां सिक हैं, जिनकी वैल्यू क्रिएशन कम है, उनको शायद जॉइंट वेंचर फॉर्मेट में प्राइवेटाइज करने की सोचना चाहिए। हमको बोल्ड स्टेप्स लेना चाहिए प्राइवेट इक्विटी फंडिंग को लाने के लिए या और कोई इंडस्ट्रियल प्राइवेट पार्टनर्स को लाने के लिए। सरकार का हिस्सा तो जरूर कंटिन्यू होना चाहिए इन कंपनियों में, परंतु मैनेजमेंट में फ्री हैंड प्राइवेट पार्टनर को देके ये जो सरकार का जो बाकी हिस्सा रहता है इन सिक पीएसयूज में, उनका वैल्यू बढ़ सकता है, काफी बढ़ सकता है जी। तो अभी समय आया है कि एक बोल्ड चेंज इन पॉलिसी एंड टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल हैज टू हैपन। जी प्रोफेसर साहब, चलते चलते आपसे ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत का रोड मैप हमारे सामने है, देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हमारे सामने, उनको देखते हुए जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनका भविष्य और उनकी क्या दिशा नीतियों के लिहाज से आपको नजर आ रही है? अजय जी, जैसा श्याम सुंदर जी ने कहा बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि वही हमारी दिशा होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि जब हमने 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू करा तब हमने अपनी नीति और दिशा तय नहीं करे और हम वो तय नहीं कर पाए, और इसलिए हमें कई ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, वर्ल्ड बैंक और बाकी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे ऊपर कंडीशंस ला दी गई थी, उनके चलते हमने आईडीपीएल जैसे महत्वपूर्ण हमारे जो स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे उनको बंद करने का निर्णय करा, उनकी जमीन को बेचने का निर्णय तय किया। जब हमको कोविड क्राइसिस आई तब हमने पता किया, देखा कि हम तो पूरी तरह से चीन के ऊपर निर्भर हो गए, हम दवाइयां बना ही नहीं सकते, और जब चीन ने वो दवाइयों का हमें भेजना बंद कर दिया तब हमको ये संकट समझ में आया। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जैसा श्याम सुंदर जी ने बिल्कुल सही कहा, कई बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और कई को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने 2021-22 और 22-23 के बजट में ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए रोड मैप हमारे सामने रखा है। अगले 24 सालों में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का स्वरूप कैसा होगा, उनका कॉम्पिटिटिव लेवल कैसा होगा, सरकार से उनकी दूरी कैसे रहेगी और वो कैसे एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में काम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जो श्याम सुंदर जी ने कहा, वही शायद हमारे लिए भविष्य का एक रोड मैप हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। श्याम सुंदर जी, आपने भी वक्त निकाला सिंगापुर से जुड़े इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इकोनॉमी टुडे में आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर निगाह डालते हैं। तेल कंपनियों ने आज से पेट्रोल और डीजल पंप डीलर्स का कमीशन बढ़ा दिया। तेल कंपनियों ने कहा कि डीलर्स का कमीशन बढ़ने के बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। वहीं इंडियन ऑयल ने अंतर्राज्यीय माल ढुलाई को और सुगम बनाया है। इससे राज्यों के भीतर विभिन्न बाजारों में पेट्रोल डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में कमी आ सकती है। ये फैसला अरुणाचल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के दूर दराज इलाकों में लागू किया गया है। और दिवाली के शुभ अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल बाजार कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप डीलर्स को दिए गए इस तोहफे का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला दूर दराज के इलाकों को भी नागरिकों को सुविधाएं देने के मामले में देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने में पीएम मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ताज़ा फैसले की वजह से देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं। चुनाव वाले राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णय बाद में किया जाएगा। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में इस लंबित मांग को पूरा होने से पेट्रोल पंप डीलर्स और देश भर के 83,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स पर काम करने वाले लगभग 10 लाख कर्मचारियों के जीवन में और खुशियां आएंगी। Digital innovation is a cross-cutting theme across industries which play a pivotal role in achieving the Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat by 2047. The oil and gas sector is increasingly adopting AI and generative AI, Gen AI, to optimize operations and drive efficiency through real-time data and insights. AI adoption in oil and gas sector has now become a necessity as we look to navigate the complexities of the energy sector. International oil and gas companies are investing heavily in AI to optimize operational efficiency, improve safety and pave the way for a transition to a low carbon future. और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की अन्य खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। इकोनॉमी टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक देश भर में धनतेरस पर बाजारों में करीब 60,000 करोड़ रुपए के रिटेल व्यापार होने का अनुमान है। कैट के जनरल सेक्रेटरी और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस दीपावली बाजारों में वोकल फॉर लोकल का ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है। दीपावली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री न होने की वजह से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए के व्यापार की चपत लगी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सोने के भंडार की घरेलू होल्डिंग कुल बढ़कर के 60% हो गई है, जो मार्च के अंत तक 50% पर थी। रिजर्व बैंक के पास कुल 854 टन सोना है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में 822 टन था। पिछले 5 वर्षों में रिजर्व बैंक के सोने का भंडार 618 टन से बढ़कर के 854 टन हो गया है। भारतीय दूरसंचारक नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं कि वो अपने सिम कार्ड यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सख्ती बरतें। नए नियम के अनुसार फोन पर आने वाली कॉल्स और मैसेज की पहले ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा जांच की जाएगी। इन नंबर्स के कुछ कीवर्ड्स की पहचान करके उन मैसेज और कॉल्स को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कंपनी का मुनाफा 42% बढ़कर 5,520 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि में 3,881 करोड़ था। दिवाली के पहले जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड ने स्मार्ट गोल्ड योजना की शुरुआत की है। स्मार्ट गोल्ड योजना में डिजिटल सोने की खरीद के साथ सोने में किए गए निवेश को भुनाया भी जा सकता है। सोने में किए गए निवेश से मिली स्मार्ट गोल्ड यूनिट को किसी भी वक्त नकद, सोने के सिक्कों या फिर आभूषणों में बदला जा सकता है। खास बात यह है कि स्मार्ट गोल्ड में निवेश की शुरुआत के लिए हजारों या लाखों रुपए की जरूरत नहीं, मात्र 10 रुपए से भी सोना खरीदा जा सकता है। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने इस साल IPO में जबरदस्त उछाल दर्ज किया। कोलियर इंडिया के मुताबिक 2024 में रियल एस्टेट IPO से करीब 13,500 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। 2010 से अब तक 47 रियल एस्टेट IPOs लिस्ट हुए हैं, जिसमें 2021 के बाद से 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए गए। भारतीय ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी अगले सप्ताह अपना IPO लॉन्च करेगी। कंपनी का IPO सब्सक्राइब करने के लिए 6 से 8 नवंबर तक का मौका मिलेगा। स्विगी अपने IPO के तहत 4,499 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू पेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी ने फेराडियन लिमिटेड में लगभग 8% की बची हुई इक्विटी अब खरीद ली है। बता दें कि फेराडियन एक ब्रिटिश कंपनी है जो सोडियम आयरन बैटरी तकनीक का काम करती है।